नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो पहले प्रश्न में जो बोला गया है कि जो आपको इसके अंदर जितने भी प्रश्न थे उसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है बाद में हल करने के बाद कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। तो इसमें जो पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए हैं, सभी में क्या है, समीकरणों के युग्म दिए हैं। वैसे ही तीसरे प्रश्न में भी समीकरणों के 2 युग्म दिए हैं आपको। पहला समीकरण ए है, दूसरा ए है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि आसान है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा 3.3 का पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, जो आपको पहला समीकरण दिया गया है इसको हम क्या करते हैं, जो -4 दिया है ना यहाँ पे, इसका पक्षांतर करेंगे। तो लिख लेते हैं, पहले आपको दिखाते हैं करके कैसे करना है। 3x माइनस 5y -4 बराबर 0। ये आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, जो -4 है ना इसका पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x माइनस 5y बराबर, जो आपका -4 है इसका पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब जी देखिए, जो दूसरा आपको ये दिया है इसको समझिए। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ आपका जो 9x है ना, तो 9x तो रहेगा, पहले लिख लेते हैं इसको। 9x बराबर 2y + 7। अब देखिए, जो 9x है वो तो 9x रहेगा यहाँ पर। जो 2y आपका इस साइड है इसका करेंगे पक्षांतर, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 2y बराबर में क्या रहेगा आपका, प्लस का 7। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने दोनों समीकरण इस तरह से बना लिए। अब देखिए, इनको हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे हम विलोपन विधि से, ताकि आपको याद रहे, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है आपका, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो देखिए, विलोपन विधि को जैसे कि हमने पहले और दूसरे प्रश्न में भी आपको बताया था कि विलोपन विधि में एक पद को विलुप्त किया जाता है। ठीक है, विलुप्त कैसे करते हैं, एक जैसा करके उसको। अब कैसे करेंगे एक जैसा, देखिए यहाँ पर 3x है, x वाला पद हम समान करेंगे। यहाँ 3x है, यहाँ 9x है। तो क्या करते हैं, जो आपका समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या गुणा में होती है उसका गुणा हम समीकरण 2 में करते हैं। ये आसान तरीका होता है, बाकी और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये आप भूलेंगे नहीं कभी अगर आप इससे एक बार हल कर लेंगे तो। जो समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या गुणा में है उसका गुणा करेंगे हम पूरे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा x के साथ में है, तो हम 3 का समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, समीकरण 2 में x के पद में कौन सी संख्या गुणा है, 9 का गुणा है। तो देखिए, समीकरण 2 में 9x लिखा है, तो x के साथ 9 का गुणा है, तो इस 9 का गुणा हम करेंगे समीकरण 1 में। इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना। तो आपने 9 का गुणा किया समीकरण 1 में, 3 का गुणा किया समीकरण 2 में। इस तरह से आपके ये वाले पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो आपको समीकरण 3 और 4 में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए आपके 3 समीकरण 3 और 4 बनेंगे। तो सबसे पहले हम 9 का गुणा करेंगे 3 में, 9 तिया 27 होता है, तो यहाँ पर 27x आ जाएगा। ठीक है। अब 9 पना कितना होता है आपका, 45 होता है, तो 9 पना 45, तो 45y आ जाएगा, 45y। ठीक है। फिर 9 चौको 36, तो यहाँ पर 36 आ गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। अब हम समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 में सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे 9x में, तो 3 नाम 27 हो जाएगा, 27x। अब देखिए आप x वाला जो आपके पद थे ना, देखिए यहाँ पर बराबर आए हैं, इसी को हम विलुप्त करेंगे। यहाँ पे इसी को हम विलोपन विधि बोलते हैं, जिसमें हम एक पद विलुप्त करते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। ठीक है ना। और हमें चरों के मान मिल जाते हैं, मतलब हमारा समीकरण हल हो जाते हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, 3 का गुणा -2y में करेंगे, तो माइनस का माइनस रहेगा, 3 दूनी 6, तो 6y हो जाएगा बराबर 30 आते 21, तो ये 21 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका 4 बन गया। आप क्या करेंगे, जो समीकरण 3 है उसमें से हम 4 को माइनस करेंगे। तो जब भी हम समीकरणों को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण होता है, जो माइनस हो रहा होता है, उसमें क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह कैसे बदलते हैं, देखिए, अगर आपका 27x इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो एक प्लस का है, तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 27x, माइनस इस तरह से लिख लेंगे। जो आपका 6y है ये माइनस में है, तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस में 6y हो जाएगा।
ये 21 आपका प्लस में है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस में 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको माइनस करो, 27x में से माइनस का 27x करेंगे आप, मतलब घटाएंगे तो कट जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला पद क्या हो गया, विलुप्त हो गया। आप चाहें तो y वाला पद भी विलुप्त कर सकते हैं। कैसे, 2 का गुणा करिए पहले समीकरण में, 5 का गुणा करिए दूसरे में, इसको हल करिए तो ये वाला आपका y वाला पद समान हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका 45y माइनस का है, 6y आपका प्लस का है। जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो क्या हो जाता है, घट जाता है। जब घटेगा तो देखिए 45 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39, मतलब 39 बचेगा। तो लिखेंगे 39y, इस तरह से आप लिखेंगे। लेकिन देखिए चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होती है। आप ये बताइए 6 बड़ी है 45, 45 बड़ी है, 45 के साथ किस क्या है, माइनस है, तो -39 आएगा। इतना हो गया आपका -39y बराबर। अब यहाँ पर 36 प्लस में है, 21 आपका माइनस में है, तो 36 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है, 36 बड़ी है, इसके साथ प्लस है तो प्लस ही आएगा, मतलब चिन्ह नहीं है कोई, मतलब प्लस होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ -39y बराबर 15 आया। अब हम क्या करेंगे, -39 का पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ y अकेला बचेगा, क्योंकि y के साथ गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 15/39। हमेशा याद रखना, हर में कभी भी माइनस नहीं रहता। अगर माइनस पक्षांतर हुआ है ना तो 39 का माइनस कहाँ पहुंचेगा, यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, तो -15/39, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ आगे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो काट देंगे, इसको कटेगा कैसे, 3 से काट दो, ठीक है। 3×5 = 15, तो माइनस तो रहेगा, 3×5 = 15 बटे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 39 आपका 3 से 13 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5/13 माइनस में 5/13 आपका y का मान निकल आएगा। तो इस तरह से आपने y का मान निकाल लिया है, ठीक है ना, जो क्या है आपका -5/13। अब क्या करेंगे, जो y का मान निकला है वो समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें, ठीक है ना, इस वाले समीकरण में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, ए वाला लिखेंगे यहाँ पर, 3x - 5y = 4, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x - 5, और y का मान कितना है, -5/13, ये आपका y का मान है, बराबर में रहेगा आपका 4, ठीक है ना। इस तरह से आपने कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे 3x, अब -5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5/13। जब -5 का -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, तो 5 25 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +25 बटे में आपका 13 रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। अगर हम इसके बटे में भी 1 लिख लेंगे, ए प्लस आपका बीच में रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले, देखो पक्षांतर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर पहले एलसीएम लेके कर देंगे सॉल्व इसको, ठीक है। तो देखिए 1 और 13 का क्या लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। इस तरह से 1 का भाग 13 में देंगे, 13 बार जाएगा, और 13 का गुणा 3x में करेंगे तो 13 × 39, तो 39 से x हो जाएगा आपका, 39x। इस तरह से आया आ गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है ना। बराबर में क्या रहेगा आपका, 4 रहेगा। अब देखिए जो 39x है वो तो यहाँ रहेगा, 39x + 25, लेकिन जो 13 है आपका भाग में है वो जाएगा पक्षांतर होकर गुणा में, तो 13 चौको कितना होता है, 52 होता है, ठीक है ना। तो 13 चौको 52 डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो 25 आपका प्लस में, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 39x = 52 - 25, इस तरीके से आपने किया है। तो यहाँ है 39x = 52 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा, 27, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको यहाँ लिखेंगे, x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, x = 39 आपका यहाँ x के साथ गुणा में है, तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँच जाएगा, तो कितना आएगा, 27/39, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 13 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया, x = 9/13, इस तरह से आया आपका। तो जो x का मान था आपका वो आया 9/13, जो y का मान था -5/13। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमने इसका पक्षांतर इस तरह कर देंगे, इस तरफ कर देंगे अगर, तो कितना आएगा, तो आंसर उतना ही आएगा। देखो जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था
तो मैं तरह तरह से प्रश्नों को हल करता, कैलकुलेशन तरह तरह से करता था। तो आप भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहो ऐसा कर देंगे तो तब भी सही है आपका। अगर इसका पक्षांतर करके तो वहाँ भी आपको एलसीएम लेके गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ लास्ट में जो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 कॉमा y बराबर -5/13। इस तरह से आपने किया है, ठीक है ना। अब करते हैं हम, ये तो हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है, आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। इस तरह से करते हैं। चलिए अब इसी प्रश्न को, इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। अभी आपने विलोपन विधि से हल किया है। विलोपन विधि थोड़ा छोटी होती है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले हम जो समीकरण है आपके पहला और दूसरा, उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 3x - 5y बराबर 4। ये समीकरण एक था, आपने बनाया था, ये इस तरह से दिया था, आपने इस तरह से बनाया था, ठीक है ना। दोनों अलग अलग दिए थे, आपने दोनों को सही तरीके से बनाया था। तो समीकरण एक लिख लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2, 3x - 2y बराबर 7। ये आपका क्या है? समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है इसमें क्रम से चलते हैं, समीकरण 1 2 3 इस तरह से चलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो हमेशा याद रखना, आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, जो आपका समीकरण 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका? 3x - 5y बराबर 4। ये है आपका समीकरण नंबर 1। इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो y के पद का पक्षांतर करो। तो लिखेंगे 3x बराबर 4, माइनस का 5y है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा। ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अगर x का मान निकालना है तो हमें 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 3x के साथ गुणा में है और पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो 4 + 5y बटे में 3 आ जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस तरह से करते हैं। देखिए आपने क्या देखा कि समीकरण 1 से हमने जो x का मान निकाला, इसी को हम समीकरण 3 बोलेंगे। इतना तो आपको पता ही होगा अभी तक, ठीक है ना। तो समीकरण आपको 3 मिल गया है। अब क्या करेंगे? अब हम समीकरण 1 ले लिया था अभी हमने, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 लेंगे। अब समीकरण 2 को किस तरह लेंगे? जो x का मान निकला है समीकरण 3 में, इसको रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है आपको वो समझना है आपको। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम छोटी जगह में हल कर सकें, ठीक है। यहाँ करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो आपका समीकरण 2 कौन सा है? 9x - 2y बराबर 7। ये आपका समीकरण 2 है जो यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? यहाँ पर समीकरण 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 से x का मान रखेंगे। कहाँ पर? 9x लिखा है ना यहाँ पर, तो 9 के साथ x गुणा में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान, ठीक है ना। यहाँ रख देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 9 और x का मान क्या है आपका? 4 + 5y बटे 3। तो यहाँ हम ब्रैकेट बनाएंगे, या गुणा में भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 + 5y बटे में क्या रहेगा? 3 रहेगा। अब फिर माइनस लगा है, माइनस लिख लेंगे, फिर 2y लिखेंगे, बराबर में आपका 7 रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपने कर लिया है। अब क्या करेंगे? देखिए जो 3 आपका भाग में है, इसका भाग हम इस 9 में दे देंगे। तो 3 तिरका 9, 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 आपका, 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा आपका? 4 + 5y - 2y बराबर 7। तो अब देखिए हम क्या करेंगे? ये 3 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो 3 का गुणा 4 में होगा, 3 चौको 12, ठीक है। 3 चौको 12 प्लस 3 का गुणा 5y में होगा, तो 3 5 15, 15y हो जाएगा। फिर -2y लिखेंगे, बराबर में 7 रहेगा, ठीक है। अब जो 12 है, 12 का 12 लिख लेंगे, प्लस अब देखिए 15y में से 2y माइनस करेंगे तो 13y आएगा, ठीक है ना। 13y बराबर में क्या रहेगा? 7 रहेगा। अब देखिए हमें तो y का मान निकालना है, तो y के पद को तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन 12 का कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ पर बचिएगा आपका 13y, ठीक है, बराबर 7। जो 12 का पक्षांतर करेंगे तो 12 तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस में है, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका 13y रहेगा। अब देखिए 7 में से 12 को हम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा -5, ठीक है ना। क्योंकि आपका 12 में से 7 माइनस तो हो जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है ना। तो आपका 13y बराबर -5 हो गया। अब क्या करेंगे? हम एक लाइन खींचेंगे, ये आपका दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो y बराबर कितना आएगा? देखो 13 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो आएगा
5/13 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि भाग में पहुंच जाएगा 13, तो y का मान आ गया -5/13 ए आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो y का मान निकला है ना, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। हमेशा याद रखना प्रतिस्थापन विधि में हम क्रम से चलते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, अब समीकरण 3 आ गया, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 कौन सा है आपका, ये वाला, तो लिखेंगे x बराबर 4 + 5y/3। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम y का मान रखेंगे, y का मान यहाँ रखेंगे, तो x बराबर 4 + 5, y का मान कितना है -5/13 है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जो बटे में 3 है ना, इसको साइड में हम भाग में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बटे में मतलब भाग में ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखते हैं आगे x बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 4। अब देखिए जो आपका 5 यहाँ पर है और -5/13 ब्रैकेट में, तो मतलब गुणा में है ये दोनों। ठीक है ना। तो जब हम +5 का गुणा -5 में करेंगे तो 5 × 25, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो -25/13 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो आपका 3 बटे में है, तो मतलब भाग में कहलाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बगल में लिख लेते हैं, इस तरह से सही रहेगा, ताकि आपको प्रश्न करने में आसानी हो। ठीक है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम 4 के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 लिख लिया। अब देखिए x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1 और 13 का लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा आपका 13 आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 13। ठीक है ना, इतना लिख लिया। जब हम 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 चौको कितना होता है 52, तो 4 में गुणा करेंगे 13 का, तो 52 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 52। ठीक है, 52, फिर माइनस का, अब देखिए 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25 हो गया। यहाँ पर भाग में 3 रहेगा आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 52 में से हम क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, तो 52 में से हम 25 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम 27, बटे में आपका 13 रहेगा। अब देखिए जो भाग में संख्या होती है, अगर हम इसको गुणा में बदलें तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम कैसे, ये भाग में था आपका, तो हम इसको गुणा में बदल देंगे, तो आपका 3 का हो जाएगा 1/3, इस तरह से होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम आगे, x बराबर 3 से हम 27 को काट देंगे, 3 नाम 27, तो 9 बटे में क्या रहेगा आपका 13, क्योंकि 1 का गुणा 9 में होगा तो 1 9 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 9/13 इतना हो गया आपका। ठीक है, कैसे किया हमने, जो आपका 27/13 गुणा 1/3 था, तो 3 से हमने क्या काट दिया, 27 को काट दिया, तो 9 बार कट गया, और जब 9 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 9 ही आएगा, और 13 का 13 है, क्योंकि नीचे तो अकेला 13 ही बचा है, तो 9/13 ए हो गया आपका। तो इस तरह से आपने x का मान निकाल लिया है आपने, और y का भी मान निकाल लिया है। तो अब हमें साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि लिखेंगे अतः, जो हम अभी लिखते आए हुए हैं, लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 है। ठीक है ना, इतना लिख लिया, कॉमा लगाएंगे, और y बराबर -5/13। ठीक है ना, इस तरह से हमने इस प्रश्न को किस विधि से हल कर लिया है, विलोपन से भी कर लिया है और प्रतिस्थापन से भी कर लिया है। अब आपको बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि थोड़ा आसानी से आपने प्रश्न को हल कर लिया है, किस विधि से आपने। तो देखिए हमने जब सबसे कम टाइम में किस विधि से हल किया था, विलोपन विधि से, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः विलोपन विधि, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि, क्योंकि उससे आसानी से हम प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल किया है। आपको पता चला है हल करने के बाद कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तो इस तरह से आपको सभी प्रश्नों को हल कर लेना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।